मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन इस बीच एक और अपडेट मैं कर दूं दर्शकों को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यदि मेरे खिलाफ कार्रवाई किए हैं तो अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ क्यों नहीं जो रैली निकाले। पाठक जी जो उनके मंत्री हैं 5 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अरे एफआईआर केवल भूपेश बघेल पे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई कांग्रेस से? नंबर 1। नंबर 2, क्या राजनाथ सिंह के बेटे के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर सकता? क्या पूरा प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ इसमें? निष्पक्षता पे संदेह। इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह बीजेपी से जुड़े हैं। अनिला जी, भूपेश बघेल का बयान है कि पक्षपात ये कार्रवाई है, और इसके अलावा अखिलेश यादव ने तंज कसा है, एक बकायदा ट्वीट किया है कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, अमरोहा की तस्वीरों पे क्यों उसकी निगाहें नहीं है। जो भी गलत करेगा, जो भी प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ेगा, जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को तोड़ेगा, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आए, इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसमें ना विक्टिम कार्ड ये ना प्ले करें, और कानून सबके लिए बराबर होता है। ये ना सोचें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेना है तो वो नहीं लिया जाएगा, और केवल कांग्रेस, बीएसपी या समाजवादी पार्टी के खिलाफ लिया जाएगा। पर यहाँ तो ताज्जुब जब होता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, एक बड़े राजनीतिक दल के मुखिया जो हैं जब वो इस प्रकार से गैर जुर्माना व्यवहार करते हैं। तो अनिला सिंह, दोनों ही बड़े नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर भूपेश बघेल हो, दोनों अमरोहा की तस्वीर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है जरूर उसका संज्ञान लेके जो भी स्टेप्स लेने हैं लेंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूंगी कि कोरोना प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो करें। सुनील यादव समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील यादव, मेरे साथ अनिला सिंह भी हैं जो कि बीजेपी से हैं, और आप लोगों का आरोप है कि ये पक्षपात तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। नहीं, आरोप भी है और आरोप दिख भी रहा है। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने बड़ी पाबंदी लग गई है, अच्छी बात है। गाड़ियां आ रही हैं, प्रशासन चालान कर रहा, मैं वो भी कह रहा हूँ चलिए अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रशासन को और चुनाव आयोग को ये भीड़ जो अमरोहा की ये नहीं दिखाई दे रही? और अगर दिखाई दे रही है तो फिर चुनाव आयोग को आम जनता के सामने ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं या निष्पक्ष काम कर रहे हैं। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी? क्या केवल आचार संहिता विपक्ष पर लागू होती है और जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर लागू नहीं होती है क्या? अच्छा सुनील जी, इस बीच हमने दूसरे जगह से ये खबर बताई भी थी, आई थिंक मुजफ्फरनगर वो जगह जहां 2 नेताओं पे मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये होड़ मची है कि आप कोरोना के नियम तोड़ेंगे या हम कोरोना के नियम तोड़ेंगे? ये ना होड़ मची है, हाँ। ना ही किसी को होड़ मचाना चाहिए, हाँ। क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है किस तरीके से शमशान घाट पे लाशें जल रही थी। इसी उत्तर प्रदेश में देखा है कि नदियां लाशों से पटी थी। इसी उत्तर प्रदेश में देखा है बिना ऑक्सीजन के लोगों को तड़पते, बिना एम्बुलेंस के, बिना दवा के, बिना अस्पताल के। तो वो मंजर और वो दृश्य मुझे नहीं लगता कि कोई भी देखना चाहेगा जी। लेकिन इस बीच सवाल तो अब आम पब्लिक जो देख रही है उसके जहन में भी है कि चाहे वो बीजेपी हो, मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रही हूँ, बीजेपी हो या आप हो, ये कोरोना के नियमों का भी उल्लंघन है, और इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग के सख्त गाइडलाइंस है चुनाव को लेकर उसका भी उल्लंघन है, चाहे जो भी करे। देखिए, अगर हमारे पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, भीड़ ज्यादा दिखी, एफआईआर हुई, तो हमने तो कोई आपत्ति नहीं जताई। और भाजपा को भी इन लोगों के खिलाफ एफआईआर करने में चुनाव आयोग को जरूरत नहीं है, डीएम कप्तान को तक एफआईआर कर देनी चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी ऐसी ही तस्वीर आई है। बीजेपी के 2 प्रत्याशियों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक और प्रशांत गुर्जर समर्थकों के साथ सड़कों पर निकल गए।
समर्थकों ने ढोल नगाड़े की थाप पर डांस करना शुरू कर दिया था। तस्वीरों से साफ है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ रही है। कोरोना प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो अभी मैं सुनील जी से बता भी रही थी, सुनील यादव जो कि समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कि कैसे कोरोना नियमों के उल्लंघन में इन नेताओं पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। बघेल ने कहा है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। कहा कि मैं आज उत्तर प्रदेश के में चुनाव प्रचार करूंगा। बघेल ने यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग को मीडिया और सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर एक डोर टू डोर का डेमो देना चाहिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। भूपेश जी, कल आप गए नोएडा में, आपने प्रचार किया, प्रशासन ने आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर। देखिए, निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। यदि मेरे खिलाफ कार्रवाई किए हैं तो अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ क्यों नहीं जो रैली निकाले। पाठक जी जो उनके मंत्री हैं 5 दिन से डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई और FIR केवल भूपेश बघेल पे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई कांग्रेस से? नंबर 1। नंबर 2, क्या राजनाथ सिंह के बेटे के खिलाफ कोई प्रचार नहीं कर सकता? क्या पूरा प्रशासन और निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ इसमें? निष्पक्षता पे संदेह। आज फिर आप प्रचार करेंगे, क्योंकि कल ही आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, आप फिर जा रहे हैं आप उत्तर प्रदेश? मैं बिल्कुल जाऊंगा। राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, मुझे मेरे पार्टी ने कहा कि आप प्रचार करिए, मैं प्रचार करने जाऊंगा। और यदि ऐसा लगता है कि मैंने प्रोटोकॉल को उल्लंघन किया तो निर्वाचन आयोग को फील्ड में आके बताना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन करना चाहिए कि किस प्रकार से प्रचार होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भूपेश बघेल आज नोएडा में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दादरी 62 और जेवर 63 विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में डोर टू डोर जाकर वोट की अपील करने वाले हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, उन्हें सोशल मीडिया पर इस बारे में पता चला। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट नहीं मांगा। हाँ, उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और यह भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में है तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने यह भी कहा कि वो पिछले काफी वक्त से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ हल्का कर दिया है। हरक सिंह ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्या वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरक सिंह रावत है। रावत जी, ये अचानक सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कई बार ईश्वर को जो कुछ कराना होता है, तो मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बहुत देश के इतिहास का भी अध्ययन किया है, पूरी दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और कई बार जब किसी का विनाश होना होता है किसी को, तो वो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। क्योंकि दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी, केवल मैं देहरादून से चला, सोशल मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ के जो स्टाफ था वो बता रहा था कि भाई मीडिया में ऐसा आ रहा है। मैंने कहा पागल हो गया, ये सोशल मीडिया के लोगों को मैंने कुछ भी फ्री में कुछ भी लिखना होता है। तो अब इतना बड़ा देश को चलाने वाला नेतृत्व ऐसा गंभीर कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। वो अच्छा हुआ कि मैं तो अमित शाह जी से मैं मिला रहा था अमित शाह जी के यहाँ, तब तक मैसेज आ गया, मैं समय ले रहा था कि कल मैं सब दिल्ली आया हूँ, कल मुझे कुछ समय दे दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज। नहीं, आज न मैं पहले ज्वाइन कर रहा था न मेरी, अब मैं बात करूंगा। देखिए, क्योंकि अब इन्होंने मेरे बोझ हल्का कर दिया है। देखो, मैं दिल से, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ, देखो ये कोई नहीं दोहरा रहा है। जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने भाजपा काले में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी थे, मैंने कहा था भाई मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांसें भाजपा में जाएं। और मैंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कभी इसलिए नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, 2007 में मुझे विपक्ष का नेता बनाया। मैं किसी के कोई एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। मतलब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ, देखिए, मैं सोचता हूँ कि
इन्होंने मौका दिया ना मुझे, जबरदस्ती मुझे जो है खड़ा कर दिया अपने खिलाफ। और मैं आज बता रहा हूं, सरकार, मैं भाजपा में होता तब भी सरकार कांग्रेस की आ रही थी, 200% कांग्रेस सरकार आ रही थी। हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने पर सीएम धामी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, इसलिए पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत और लगातार हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? कर रहे थे, आपने उनको आवाज पर भी बुलाया था। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उत्तराखंड में इस समय कोई सच माने न माने, मैं पिछले 1 साल से इस बात को कह रहा हूं, एक सीट पर आप एनालिसिस कर लो। मैंने अमित शाह जी से, नड्डा जी से, सारे प्लाजो सबसे कहा है, कुछ भी कर लें, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि, देखिए मैंने कहा ना कि ईश्वर शायद इनको बुद्धि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, इनको शायद जब किसी के दिन आने लगते हैं तो उससे ऐसी गलतियां होती हैं। मैं तो मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, मैं विश्वविद्यालय में 25 साल सैन्य विज्ञान को पढ़ाया है और मैंने देखा कि जब किसी राजा के या किसी को हारना होता है, किसी की कोई पराजय लिखी होती है, उसको नुकसान होना होता है, तो उसको वही बुद्धि देता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं उत्तराखंड के हित में देख रहा हूं उनके इस निर्णय को। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हरक सिंह रावत पर निशाना साधा। 5 साल तक तो आपने यहाँ पर देखा, सत्ता की आनंद लिया, अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार ये सब चलता नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पर जो है वो वोटों की जागीरदारी नहीं चलने वाली है, बल्कि विकास में भागीदारी चलेगी। तो नरेश टिकैत से जुड़ी हुई खबर हम आगे बताएंगे। दरअसल हरक सिंह रावत को लेकर ये खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि उनकी भावनाएं क्या है। उनका कहना है कि अब बोझ हल्का महसूस कर रहा हूं मैं। हरक सिंह रावत ने बीजेपी से निकाले जाने के बाद खुशी जाहिर की और इस बात का दावा किया कि वो पार्टी में रहकर खुश नहीं थे। बड़ा सुकून जैसा मिल रहा है कि मुझे काम नहीं करने दिया 5 साल, लाल ढांग चिलखा सड़कों पे सहयोग नहीं किया। आपका जो है, मैं पाखरो टाइगर सफारी बनाने के लिए काम कर रहा था, उस पर जानबूझ के व्यवधान डाले गए। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की, देखिए वहाँ की जो सरकार थी, मुझे देखिए मैं आज भाजपा ने मुझे निकाला है, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा, न मैं कभी गलत बात करने का आदी हूँ। अमित शाह जी ने और माननीय नड्डा जी ने मुझे हमेशा, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा मुझे बहुत सम्मान दिया है और वही कारण था कि मैं इतना सब कुछ कड़वे घूंट पीने के बाद भी मैंने कोई बड़ा निर्णय कभी नहीं लिया। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, यूपी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नरेश टिकैत से मिले हैं संजीव बालियान। नरेश टिकैत से उनके गांव में ये मुलाकात हुई है। आज की ये बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि इससे पहले एसपी आरएलडी को सपोर्ट को लेकर बयान दिया था नरेश टिकैत ने और उसके बाद बीजेपी के लीडर से ये मुलाकात की पुष्टि भी हो चुकी है। तस्वीरें भी सामने, हालांकि अभी भी इनकी तरफ से इनकार किया जा रहा है कि कोई राजनीतिक बात हुई है, लेकिन चुनावी मौसम में कुछ और बात नहीं हो सकती है। सर्दी की बात नहीं होगी बल्कि चुनाव की ही बात होगी और सियासी माहौल में सियासत की ही बात होगी। जाहिर सी बात है कि क्या इसके मायने हैं, ये समझने के लिए सीधे हम अपने सहयोगी यतेंद्र का रुख करते हैं। यतेंद्र, ये बड़ी मुलाकात और इसके संकेत मिलेंगे अब आने वाले दिनों में? देखिए, बिल्कुल अहम मुलाकात है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में
एक बड़े राजनीतिक मैसेज के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कल ही बयान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से नरेश टिकैत ने दिया था कि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है ना, उसका समर्थन भारतीय किसान यूनियन करेगी। जैसे ये खबर आई, बीजेपी आलाकमान तुरंत हरकत में आया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा कद रखते हैं, वो तुरंत नरेश टिकैत के गांव जाकर आज सुबह गए, उनसे बातचीत की और उसके बाद नरेश टिकैत का ये बयान सामने आया कि बीजेपी उनकी कोई दुश्मन नहीं है। ऐसे में जो सपा आरएलडी को समर्थन देने वाला बयान है वो वापस लेते हैं। उनके कार्यकर्ता किसी को भी वोट दे सकते हैं अपनी इच्छा से, इस तरह का बयान। यानी कि एक बड़ा बदलाव इस मुलाकात के बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी तुरंत अलर्ट मोड में आई और राजनीतिक नुकसान ना हो। भारतीय किसान यूनियन को अपना बयान वापस लेने के लिए उन्होंने कहा, वो मान भी गए और अपना बयान वापस भी लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जल्दी जाट नेताओं से मिलेंगे, ऐसा मैसेज पार्टी आलाकमान की तरफ से भी आया है। यतेंद्र, ये यहीं तक सिलसिला नहीं रुकने वाला है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले हमने बातचीत की राकेश टिकैत से, उनका कहना कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो बीजेपी के लीडर से भी मुलाकात हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि कल जो बयान आया था वो काफी हद तक विचलित करने वाला बीजेपी आलाकमान के लिए था और शायद यही कारण था कि तुरंत अपने कद्दावर नेता जो वहां से मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उनको भेजा गया। आज सुबह ही उन्होंने नरेश टिकैत के घर जाकर उनसे बातचीत की और पूरी स्थितियों पर बात हुई है और सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मनाने में भी कामयाब रहे हैं। और चलिए, फिलहाल शुक्रिया। तो नरेश टिकैत से मिले संजीव बालियान, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और जाहिर सी बात है कि कल जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट आता है एसपी और आरएलडी को लेकर, उसके बाद ही बीजेपी आलाकमान हरकत में, और जो बड़े चेहरा हैं वो जाकर मुलाकात कर चुके हैं। और इन दोनों की मुलाकात से ये समझा जा रहा है कि सीधे सीधे चुनाव से जुड़ी हुई बातें हुई है, क्योंकि उनके बयान और अगर वो किसी को वोट अपील करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका असर होगा। इसी खतरे को भांपते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और मंत्री यहां पे संजीव बालियान पहुंचे मुलाकात की। हालांकि मुलाकात को लेकर अभी भी जुबान नहीं खोली जा रही है कि यहां पे बातें कुछ और हुई है।